सिरसो ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन के विषय में समझने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन ये क्या होता है, साथ ही साथ समांतर क्रम संयोजन के बारे में सारी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सिरसो ऑनलाइन क्लास परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कह दूँ कि आप सब्सक्राइबर बटन को ऑन करके ज़रूर रखें, जिससे कि इसी तरह क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम जानते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। हम जो है अपनी डेली की दिनचर्या में कभी न कभी जो है कई कार्य होते हैं जिसको करने के लिए हमें एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहीं से जो है आपको यहाँ पर लिखना कॉपी में, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के जोड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ठीक, ये आपके लिए एक शॉर्ट डेफिनेशन का काम करेगा परिभाषा का। तो आपको इसी को लिख लेना है कॉपी में। जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो इस जोड़ने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। संयोजन का तात्पर्य वही होता है दोस्तों, यहाँ पर जोड़ना। ठीक, अब ये संयोजन कितने क्रम में होते हैं? तो ये संयोजन के दो क्रम होते हैं। एक होता है यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए हम दोनों क्रम को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं चित्र को साथ में लेकर के। देखिएगा, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर कॉपी में हेडिंग में डाल लेना है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये आपको यहाँ पर कॉपी में एक पहले पॉइंट के रूप में हेडिंग में आपको यहाँ पर डाल लेना है। अब उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, साथ साथ दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम जोड़ते हैं। और ये जो हमारा क्रम जब तैयार होता है एक परिपथ में, तो इसी प्रतिरोध को अब हम यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन बताएंगे। क्या बताएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। इतना आपको कॉपी में लिख लेना है यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक आपको कॉपी में सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख लेना है कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, ठीक है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, उसके बाद दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहता है। ठीक, तो इसी को हम यहाँ पर क्या बताते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम यहाँ से आपको इस फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखिएगा, मान के चलिए ये हमारा एक परिपथ हो गया। ठीक, ये परिपथ कैसा है? तो ये परिपथ जो है अभी श्रेणी क्रम के रूप में ये तैयार हुआ है, जिसमें हम यहाँ पर तीन प्रतिरोध को लेकर चल रहे हैं। पहला कौन सा प्रतिरोध है? तो पहला जो ये हमारा प्रतिरोध है ना, ये इसका नाम हमने यहाँ पर दे रखा है R1 प्रतिरोध। दूसरा कौन सा प्रतिरोध है? तो R2 प्रतिरोध। तीसरा कौन सा प्रतिरोध है? तो R3 प्रतिरोध। ये तीन प्रकार के प्रतिरोध इस परिपथ में लगे हुए हैं, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल फॉर्म यहाँ पास इसके सिरे को पहले बता देता हूँ, ताकि आपको जो है किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। मान के चलिए ये हमारा जो है एक परिपथ हो गया। ये क्या हो गया? एक परिपथ। ये परिपथ का सिंबल होता है सर, परिपथ बोल दिया मैं, प्रतिरोध का सिंबल। तो यहाँ पर ये जो सिरा लगा हुआ है स्टार्टिंग में, ये हमारा पहला सिरा रहेगा, और लास्ट में जो रहेगा दूसरा सिरा, ये हमारा यहाँ पर एक दूसरा सिरा का काम करेगा। लास्ट में ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा, मैंने आपको जो है श्रेणी क्रम के बारे में भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था एक परिभाषा के रूप में, ठीक है ना, कि आपसे कोई पूछे कि तो आप बताएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बताएंगे कैसे? ठीक है ना। तो उसी को मैंने आपको जो है पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है कि आपको कॉपी में लिखना क्या है। अब जहाँ तक समझने की बात है तो उसको मैं आपको इस फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि पहले प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध ये हमारा क्या हो गया? पहला प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया। तो पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, यहाँ पर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के ये पहले सिरे से जुड़ा होता है। उसी प्रकार जो दूसरा प्रतिरोध होता है, इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध से जुड़ा होता है, पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये देखिएगा, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया। इसका पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद दूसरा प्रतिरोध में, ये दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और आगे भी ये क्रम जारी रहता है। ठीक, तो ये आपको लिखना है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसमें। अब देखिए,
ये जो परिपथ होता है इसमें हमने यहाँ पर आई धारा प्रवाहित कर रखा है, आई धारा प्रवाहित कर रखा है। और तीनों के लिए यहाँ पर अलग अलग विभवांतर आपको लेना है। जैसे कि R1 के लिए हमारा विभवांतर V1 रहेगा, R2 के लिए हमारा विभवांतर V2 रहेगा और R3 के लिए हमारा विभवांतर V3 रहेगा। मेरी बात को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रतिपथ है इसके बीच में हमने यहाँ पर जो है एक बैटरी या फिर कहें सेल ले रखा है। जब देखिए यहाँ पर हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तो हमारा प्रतिरोध हो गया 3, R1, R2 और R3, और उनके मध्य विभवांतर कौन कौन सा है, तो R3 के लिए यहाँ पर विभवांतर, R3 जो प्रतिरोध है इसके लिए विभवांतर काम हमारा V3 कर रहा है, R2 प्रतिरोध के लिए विभवांतर काम V2 कर रहा है और R1 के लिए विभवांतर काम V1 कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। पूरा परिपथ तैयार हो गया। परिपथ को हम क्या नाम देंगे, तो बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए यहाँ से आपको फिर लिखना है हेडिंग में डाल करके। मान लेते हैं हमने 3 प्रतिरोध ले लिए यहाँ पर R1, R2 और R3, जो कि किस क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो फिगर के माध्यम से पता चल गया हमको कि भाई श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब देखिए इसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर रखी है। कौन सी धारा है, तो धारा का नाम है यहाँ पर आई, स्मॉल आई से हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। यदि इनके सिरों पर हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर मैंने आपको बता दी है V1, V2 और V3 है ऐसा करके, ठीक। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब देखिए मैंने आपको जो है ओम का नियम पढ़ा दिया है, ठीक है ना। ओम का नियम मैंने पढ़ा दिया है कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर की ये अनुक्रमानुपाती होता है करके। यदि हम यहाँ पर विभवांतर की बात करते हैं तो V बराबर क्या होता है हमारा, V बराबर हमारा IR होता है। ये ओम का नियम होता है, ठीक है ना, V बराबर IR ऐसा करके। तो देखिए यहाँ पर हम उसी चीज़ को यहाँ पर हम अब लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर विभवांतर तो 3 है और साथ में प्रतिरोध भी 3 है, तो तीनों के लिए हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जो विभवांतर V1 को लेके चलते हैं, तो विभवांतर V1 बराबर IR1, ठीक, क्योंकि ये जो धारा है सभी में समान है, नियत है यहाँ पर, ठीक है ना। तो I हमारा यहाँ पास उसको हम अलग से डिनोट नहीं करेंगे, I सभी में इक्वल है। यहाँ पर R1 के लिए भी हमारा I धारा, R2 के लिए भी हमारा I धारा और R3 के लिए हमारा I धारा ही रहेगा। V1 हमारा कंप्लीट। दूसरा क्या है यहाँ पर, तो दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा है हमारा यहाँ पर V2 बराबर हमको लेना है यहाँ पर IR2। उसी प्रकार तीसरे विभवांतर के लिए हमारा यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, V3 बराबर IR3, ठीक। तो ये 3 यहाँ पर आपको जो है विभवांतर के रूप में सभी का मान वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि कुल विभवांतर कितना है। तो भाई कुल विभवांतर तो हमारा एक ही है ना, यहाँ पर एक था, लेकिन तीनों जो है अब सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग का काम कर रहा है। तो हमको यहाँ पर लिख लेना है कि कुल विभवांतर बराबर हमारा था यहाँ पर V बराबर V1, V2, V3, सभी के बीच में आपको जो है प्लस का सिंबल इस प्रकार से ले लेना है। अब यहाँ तक आने के बाद हमको क्या करना है, देखिएगा यहाँ तक आने के बाद जो है हमको अब ये जो हमने यहाँ पर विभवांतर ले लिया है ना, कुल विभवांतर करके, इन सभी का मान हमको रखना है यहाँ पर कि V1 का मान कितना मिला है, V2 का मान कितना मिला है और V3 का मान कितना मिला है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि हमने यहाँ पर V1 के रूप में इसका मान कितना मिला है, तो IR1, V2 का मान कितना मिला हुआ है, तो IR2, V3 का मान कितना मिला हुआ है, तो IR3 ऐसा मिला हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ पर V के रूप में इन सारी चीज़ों को इस प्रकार से लिख दी है यहाँ पर, ठीक। ये हमारा V1 का मान ये हो गया था, V2 का मान ये हो गया था और V3 का मान ये हो गया था। तो इसी को हमने यहाँ पर इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को लिखना है। अब यही हमारा क्या करेगा, एक समीकरण नंबर पहला का काम करेगा। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर पहला यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ तक आने के बाद हमको क्या काम करना है, हम मान लेते हैं यहाँ पर तीनों मानना नहीं है। देखिए यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, यहाँ पर क्या है, तुल्य प्रतिरोध जो है R है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर V बराबर IR, इसी को हम क्या देंगे, तो इसी को हमको यहाँ पर लिखना है समीकरण नंबर दूसरा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ तक समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको कैसे कैसे यहाँ पर लेना है, कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। देखिएगा अब उसके बाद अब समीकरण 2 से हम V का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 2 से हम V का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है V बराबर क्या पढ़ा है, तो V बराबर हमने पढ़ा यहाँ पर IR, ठीक। V1 बराबर क्या पढ़ा है, तो IR1 पढ़ा है। V2 बराबर क्या पढ़ा है, तो IR2 पढ़ा है। उसी प्रकार V3 बराबर क्या पढ़ा है, तो IR3 हमने पढ़ा है।
तो उसी को हमको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, सभी का मान रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये आई आर हमको वी के स्थान पर मिला था, ये आई आर वन वी वन के स्थान पर मिला था, ये आई आर टू वी टू के स्थान पर मिला था, और ये आई आर थ्री ये वी थ्री के स्थान पर मिला था। तो सभी का हमने विभवांतर रूप में इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रत्येक यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है ना, इन सभी में जो है आर मतलब धारा जो है ये नियत है, समान है। तो हमको यहाँ पर क्या काम करना है, ये जो धारा है आई है, इसको हमको यहाँ पर अब कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, आई हमारा यहाँ पर मतलब धारा जो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर जो बचा हुआ है R1 R2 R3 इसको एक प्रकार से हमको कोष्टक के अंदर में लिख देना है, अंदर में ये हमारा ऐसा बनेगा। फिर अब यहाँ तक आने के बाद फिर क्या काम करना है, देखिए यहाँ तक आने के बाद ये जो आई है, ये आई है दोनों साइड में है, इक्वल की साइड भी आई है, इक्वल के दूसरे साइड भी आई है, मतलब धारा दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बचा क्या है यहाँ पर, तो जो बचा होगा उसी को हमको यहाँ पर लिख देना है। तो बचा क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा बचा हुआ है R बराबर R1 R2 R3, सभी के बीच में प्लस का सिंबल हमको यहाँ पर ले लेना है। और यही क्या होगा, यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन के लिए यहाँ पर व्यंजक तैयार होता है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो चलिए हम उसके विषय में यहाँ पर समझ लेते हैं। ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है ना, ठीक, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए सारी चीज़ यहाँ पर टाइप किए थे, लिखना नहीं आपको यहाँ पर, वही चीज़ लिखेंगे जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा रहेगा यहाँ पर कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पर आपको हेडिंग में डालना है समांतर क्रम संयोजन पॉइंट नंबर 2। देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरे को एक बिंदु ए से हम जोड़ते हैं, जबकि दूसरा देखिए सभी प्रतिरोधों के दूसरे बिंदु को हम दूसरे बिंदु मतलब बी से जोड़ते हैं, और आगे भी प्रतिरोधों का ये क्रम जो है सिलसिला जो है जारी रहता है। अब ये जो पूरा हमारा क्रम तैयार होता है, इसी क्रम को हम यहाँ पर क्या बताएंगे, समांतर क्रम संयोजन बताएंगे। क्या बताएंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए हम समांतर क्रम संयोजन को थोड़ा और अच्छे तरीके से इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। अब देखिएगा, इस फिगर को आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है समांतर क्रम संयोजन के रूप में हमारा ये चित्र तैयार हुआ है। भी इसमें 3 प्रतिरोध हैं, कौन कौन सा, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध। अब तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है, ये हमारा सबसे पहला सिरा है, पहले सिरे को हमने किसे जोड़ा है, तो बिंदु ए से जोड़ रखा है। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा सिरा है, ये वाला सिरा, इसको हमने किसे जोड़ रखा है, बी बिंदु से जोड़ रखा है, दूसरे सिरे को बी बिंदु से, पहले सिरे को ए बिंदु से। तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा ए बिंदु से, तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बी बिंदु से। अब इसमें हमने यहाँ पर आई धारा प्रवाहित कर रखा है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है R1 R2 और R3 के लिए यहाँ विभवांतर नियत है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। और यहाँ पर क्रम में बीच में आपको सेल भी एक उपकरण के रूप में लगा देना है। तो इतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से बता दी, कैसे कैसे और किस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अब चलिए अब बढ़ते हैं गणितीय व्यंजक की ओर। मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 हमने समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो विभव, तो यहाँ पर देखिएगा विभव की मात्रा क्या रहेगी, यहाँ पर समान रहेगी। मैंने आपको बताया फिगर के माध्यम से कि विभव जो है तीनों के लिए समान रहेगा, वहाँ पर नियत रहेगा, ठीक है ना। जबकि इनकी जो धारा रहेगी ये तीनों के लिए अलग अलग काम करेगा। जैसे कि R1 के लिए यहाँ पर हमको I1 धारा, R2 के लिए I2 धारा और R3 के लिए I3 धारा हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा I1 धारा रहेगा, अब उनके नियम से चलते हैं। ये जो हमारा I1 धारा रहेगा, इसमें हमको जो है विभवांतर क्या है, सभी के लिए नियत है, समान है, तो बराबर क्या बनेगा, V/R1। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा धारा तैयार हो रहा है ना, इसके लिए हमारा क्या रहेगा, तो I2 बराबर V/R2। उसी प्रकार जो हमारा तीसरा धारा है, तीसरा धारा क्या है यहाँ पर, तो तीसरा धारा है I3 धारा, इसके लिए हमारा विभवांतर के रूप में V/R3 प्रतिरोध यहाँ पर तैयार होगा, ठीक। ये आपको यहाँ पर कॉपी में लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए बिंदु ए और बी के बीच कुल धारा कितना है, उसमें हमने क्या निकाला था, कुल धारा कुल विभवांतर उसमें निकाले थे, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में। लेकिन यहाँ पर हमको कुल धारा निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखना है कुल धारा, धारा एक ही था लेकिन वो तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग काम कर रहा है।
तो यहाँ पर देखिए I1 जो I धारा जो है ये I1 I2 और I3 के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी के बीच में धन का चिन्ह हमको लगा लेना है, प्लस का सिंबल लेना है। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, सभी में जो है यहाँ पर हमको अब I का मान हमको रखना है। तो देखिए यहाँ पर I1 का मान कितना मिला है, तो देख सकते हैं आप सभी अपने स्क्रीन पर I का मान हमको मिला था, ये वो हमारा I1 है ना, इसका मान कितना मिला है, तो I1 का मान मिला था V/R1 करके। उसी प्रकार जो हमारा I2 था, ये हमारा I2, इसका मान कितना मिला है, तो V/R2। I3 के लिए V/R3, सभी को मान रख दीजिए। ये बन गया हमारा एक नया समीकरण I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। समीकरण नंबर क्या बन गया, तीसरा बन गया। ठीक, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का मैं ऐसा इस टॉपिक में कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दूंगा जो आपको लगे कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, ये हमसे बन नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, मेरा प्रयास वही रहेगा सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद हमको क्या करना है, ये तो हमारा बन गया यहाँ पर समीकरण नंबर पहला। अब देखिए, यदि बिंदु ए और बी के बीच हम तुल्य प्रतिरोध आ लेते हैं, उसमें हमने क्या लिया था, तो इसमें भी हमने तुल्य प्रतिरोध आर ही लिया था, किसमें, श्रेणी क्रम में। इसमें हमारा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है हम सीधे को लेकर चलेंगे। ए और बी हमारा क्या है, यहाँ पर बिंदु है, जिनके दोनों बिंदु पर क्या है, हमारा सिरा जुड़ा हुआ है, R1 प्रतिरोध का, R2 प्रतिरोध का और R3 प्रतिरोध का। ठीक, तो यहाँ पर हम तुल्य प्रतिरोध हम R को हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखना है, अब हमको लिखना है यहाँ पर I बराबर V/R समीकरण नंबर, ये हमारा यहाँ पर सेकंड बनेगा, ये हमारा पहला समीकरण बन रहा है यहाँ पर। अब दोनों को यहाँ पर हम कंपेयर कर चलते हैं। देखिएगा, कंपेयर नहीं करना है। अब समीकरण 2 से हम I का मान जो है समीकरण नंबर हम 1 में लाते हैं, तो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर सभी को मान को रख दीजिए। I का मान कितना मिला था, तो I बराबर मैंने आपको बताया था V/R मिला था, ये मिला था। उसी प्रकार मैंने बताया था आप सभी को कि यहाँ पर I1 का मान कितना मिला था, तो I1 का मान मिला था V/R1। उसी प्रकार I2 का मान कितना मिला था, तो I2 का मान मिला था V/R2। उसी प्रकार फिर I3 का मान कितना मिला था, तो I3 का मान मिला था V/R3। यही तो मिला था। अब सभी को मान को रख दीजिए यहाँ पर, तो सभी के मान को व्यवस्थित करने पर हमको एक ऐसा यहाँ पर एक नया व्यंजक हमारे लिए बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सभी में यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या बन रहा है यहाँ पर, तो कॉमन जो है सभी प्रतिरोधों की इसमें जो विभवांतर तो समान है, तो यही हमारा यहाँ पर जो है कॉमन निकलेगा। V सभी में है, कॉमन निकाल दीजिए, तो कॉमन हमारा ये निकल गया V करके। अब देखिए यहाँ पास R1 बटेक फॉर्म में है, R2 बटेक फॉर्म में है, R3 भी बटेक फॉर्म में है। तो बटे का फॉर्म हमको यहाँ पर जो है अब भिन्न के तुल्य लेके चलना है, तो इसके लिए हमको जरूरी है कि हम जो है अब 1/R1, 1/R2 और 1/R3 लिखें, तभी तो तुल्य बनेगा, ये है ना। उसी प्रकार यहाँ तक हमको लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा V है ना, इस V से कैंसिल हो जाएगा, कट गया आपस में, तो यहाँ पर क्या बच गया, R बच गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल R ही बच रहा है यहाँ पर, लेकिन ये भी तो क्या है, बटेक फॉर्म है, तो उस बटेक फॉर्म को हमको तुल्य भिन्न के रूप में 1/R लिखना है फिर। ठीक, और ये आपको सेम टू सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे लिख लेना है इस फॉर्म में। ठीक, और यही हमारा जो है यहाँ पर अब समांतर क्रम संयोजन के लिए एक यहाँ पर व्यंजक तैयार होके आ रहा है बाहर। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, यदि आपके अभी भी कुछ डाउट बच रहे हैं तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में अपनी जो है बात रखें। ठीक है ना, मैं प्रयास वही करूँगा सारी चीज़ों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सो लाइव गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।